प्यारे बच्चों, आज हम आदिकाल के नामकरण की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग नाम दिया है एक निश्चित सीमा अवधि में लिखे गए साहित्य को। तो हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा का नाम दिया, तो राहुल साकृतन ने इसको सिद्ध सामंत काल माना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भी उनसे अलग हटकर इन्होंने सिद्ध सामंत काल क्यों माना है। तो सबसे जो प्रमुख रूप से बात हमारे सामने आती है तो उसको हम ये देखेंगे कि जो समय अवधि थी, जो सीमा मानी गई है, उसको राहुल जी और पीछे ले गए हैं। रामचंद्र शुक्ल से भी लगभग वे इसकी प्रारंभिक जो सीमा है आदिकाल की, वे 760 ईस्वी तक पीछे ले गए हैं। तो पीछे लेने के कारण जो और साहित्य लिखा गया था वह भी इसमें सम्मिलित स्वतः ही हो गया, जो कि वीरगाथा काल में नहीं हुआ था। तो यहाँ हम देखेंगे कि राहुल जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानकर सिद्धों और नाथों द्वारा अपभ्रंश में रचित जो समस्त साहित्य था या समस्त जो रचनाएं थी जो अपभ्रंश में लिखी गई थी, उसको हिंदी में स्वीकार कर लिया। और हिंदी में स्वीकार करने के कारण वह साहित्य की जो समय अवधि है वो पीछे चली गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि राहुल जी ने इस काल में दो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों अपने समक्ष रखा है, या जो इन्होंने नामकरण दिया है उसका आधार स्तंभ माना है उसको। वो दो प्रमुख जो काव्य प्रवृत्तियां हैं वह है सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति। इस आधार पर इन्होंने इस समय अवधि में रचे गए साहित्य की या इस समय अवधि में लिखी गई रचनाओं को इन्होंने सिद्ध सामंत काल के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि समीक्षात्मक दृष्टि से हम ये देखें तो हम पाएंगे कि इस नामकरण में भी कुछ उसी प्रकार की त्रुटि देखी जा सकती है जो वीर गाथा काल के नामकरण में देखी गई थी। इस नाम से भी समूचे काल की काव्य जो प्रवृत्तियां हैं उनका पूरा बोध नहीं होता है। और जब पूरा बोध नहीं होता है या जब समग्र साहित्य की जो रूपरेखा है या जो प्रकार है उसकी साहित्य सृजन की या रचनाओं की जो भिन्नता है, अलग अलग प्रकार है, वह उसमें यदि समूचे रूप में समाहित नहीं होता है तो फिर हम उसको वो नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह नाम उसके लिए उपयुक्त नहीं बैठता है, क्योंकि उसमें समग्र काल की जो रचनाएं लिखी गई हैं उसकी सभी विशेषताओं को अपने भीतर नहीं समेटता है। जब वह अपने भीतर सभी विशेषताओं को अपने अंदर नहीं सजोता है तो हम उसको उस नामकरण से सही नहीं मान सकते हैं। विद्यापति की पदावली लालित्य व्यंजक रचना है, उसका इस प्रवृत्ति से बोध नहीं होता है, क्योंकि इसको ना तो हम वीर रस की कह सकते हैं क्योंकि इस पदावली को हम लालित्य व्यंजक रचना मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रवृत्ति से इसका बोध भी नहीं होता है। सिद्ध और सामंत की भी माने तो भी उसमें नहीं होता है, क्योंकि ना उसमें स्तुति है और ना ही सिद्ध और नाथ की कोई परंपरा हमें उसमें नजर आती है या दृष्टिगोचर होती है।
तो हम इस प्रकार जो अगला जो नामकरण है वो हम ये कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस जो उस समय अवधि में जो रचनाएं लिखी गई उनके लिए आदिकाल नाम दिया। आदिकाल किस प्रकार अपने समय अवधि में लिखी गई रचनाओं को अपने भीतर सहेजता है, समेटता है, ये हम देखते हैं। इसमें उन्होंने उपलब्ध और अनुपलब्ध समस्त सामग्री का संकेत किया है कि चाहे वह हस्तलिखित थी, उपलब्ध थी या नहीं थी, परंतु समस्त जो सामग्री है उसका संकेत इसमें किया है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी मानते हुए उस भाषा में रचित जिस असंदिग्ध साहित्य का विवरण दिया है उस पर विचार करते हुए द्विवेदी जी अपभ्रंश को हिंदी भाषा मानना भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त मानते हैं। इस कारण अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का विचार भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। भाषा शास्त्र के अर्थ में जिसे हम हिंदी कहते हैं वह इस साहित्यिक अपभ्रंश से में सीधे विकसित नहीं हुई है। अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता है। इस कारण से आदिकाल जो नामकरण है वो द्विवेदी जी ने उपलब्ध और अनुपलब्ध समस्त सामग्री को सहेज कर उस दृष्टि से संकेत इन्होंने दिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त ने इसको आरंभिक काल माना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आरंभिक काल या प्रारंभिक काल जो इन्होंने माना है वह कैसे माना है। तो ये जो है गुप्त जी जो हैं वे आदिकाल के विरोध में लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रचित अपभ्रंश की शताधिक प्रामाणिक रचनाएं व अपभ्रंश के शिलालेख तथा हिंदी की एक भी प्रामाणिक रचना का अभाव यही सिद्ध करता है कि जिसे वह हिंदी का आदिकाल कहने का लोभ कर रहे हैं वह वस्तुतः अपभ्रंश का प्रौढ़ काल है। आचार्य द्विवेदी हिंदी की जिन अज्ञात कृतियों को खोजने की चिंता में उलझे हुए हैं वस्तुतः वे कभी निर्मित ही नहीं हुई है। इस प्रकार डॉक्टर गुप्त का यह नामकरण सर्वथा नवीन है। सभी विद्वानों द्वारा इसका मूल्यांकन होना अभी मूल्यांकन वो अपनी अपनी दृष्टि से वो कोई सही बताते हैं, कोई उसको शेष बताते हैं, कोई कम बताते हैं, परंतु सर्वथा उपयुक्त कोई भी नहीं बताता है। इन्होंने तात्विक विचार की एक वैज्ञानिक दृष्टि हमें उपलब्ध कराई है अपना प्रारंभिक काल नाम दे करके।